ओके, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिजिड बॉडी के बारे में। यस सर। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, ये कोई बॉडी है आपके पास, और जो बॉडी होती है वो हमारी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यस सर। तो आपने पढ़ा होगा कि मैटर की तीन स्टेट होती है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसियस होता है ना। यस सर। तो रिजिड किनको कहते हैं? हम रिजिड ऐसे बॉडी को कहते हैं कि सबसे पहली बात तो है कि ओनली जो आपके सॉलिड होंगे, पहले क्राइटेरिया क्या है कि सॉलिड ही रिजिड हो सकते हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी शॉर्ट। बहुत ही छोटा यस। डिस्टेंस उनके बीच में होता है, पहली यस सर। चीज। कोई हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स लगाने के बाद में इसका जो पार्टिकल का डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो दूसरा बात है कि आफ्टर अप्लाइंग ए लाइट फोर्स, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फोर्स लगा देंगे। आफ्टर अप्लाइंग ए लाइट फोर्स, देयर पार्टिकल डिस्टेंस particles distance must not be changed। ठीक है, तो आइडियली ऐसा ऐसा बॉडी होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल। रिजिड बॉडी आइडियली होना इम्पॉसिबल है। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होती है कि जिसपे हम फोर्स अप्लाई करें और उसके पार्टिकल के डिस्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा, यस बट सर। आइडियली हम जो हमारे बहुत ही ज्यादा सॉलिड जो मटेरियल्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड बॉडीज हैं, उनको हम मान लेते हैं कि वो हमारा रिजिड बॉडी है, क्योंकि आइडियली तो होना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, यस। यस। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे आपका रॉक है, ठीक है, तो इसको हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं। आयरन का पीस है, स्टील है, इसको भी हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, यस। ओके। तो जितनी भी हमारी स्टडी होगी, जब हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी की, तो बॉडी जो पूरे इस चैप्टर में जो स्टडी होगी, बॉडी का मतलब होगा रिजिड बॉडी से। ठीक है, यस। यस सर। ओके। अब यहाँ पे दो तरह के मोशन हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और एक होता है हमारा ट्रांजिशनल मोशन। ठीक है, ट्रांजिशनल यस। मोशन। तो रोटेशनल मोशन कैसा होगा? जैसे आप देखते हो गाड़ी का जो व्हील है, व्हील घूम रहा है, तो वो कैसी मोशन हो यस। रही है? रोटेशनल। रोटेशनल मोशन हो रही है। फैन हमारा यस। घूम रहा है, तो वो कैसी मोशन है? रोटेशनल मोशन है ना? फैन ऐसे घूम रहा है, तो वो उस मोशन को क्या कह रहे हैं? रोटेशनल मोशन कह रहे हैं। इन दोनों मोशन में आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो मोशन हो रहा है, ये जो बॉडी मूव कर रही है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है कि नहीं? यस सर। भाई, ये जो फैन मूव कर रहा है वो ऐसे इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अराउंड मूव कर रहा है फैन, है ना? यस सर। और ये इसके सेंटर से होके गुजर रही है, ये जो एक्सिस है उसके सेंटर से गुजर रहा है। तो इसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के चारों तरफ मोशन होता है उसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यस सर। और ये व्हील जो घूम रहा है, इसमें 3D पिक्चर नहीं दिखा सकता मैं आपको, एक्चुअली ये ऐसे होगा, है ना? ये ऐसे होगा तुम्हारा, इसके चारों तरफ घूम रहा है ना? यस सर। इसमें न्यूमरस रोटेशनल इसके एक्सेस हो सकते हैं। ये इसके चारों तरफ भी घूम रहा है,
अगर इसको ऐसे लगा दो तो इसके चारों तरफ भी घूम रहा है ना। Yes, sir. तो ये इस तरह की इसकी जो व्हील की जो मोशन है, इसमें रोटेशन एक्सिस तुम्हारे बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड रोटेशन एक्सिस है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। बट जो हमारा फैन घूम रहा है, फैन के अंदर सिर्फ एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके चारों तरफ ही मूव कर रहा है। जैसे ये है, ये आपका पेन है, ठीक है, इस पेन के चारों तरफ मैं कुछ मूव कराऊं, इस पॉइंट से यहाँ पे उसको हैंग कर दूं, फैन इसी तरह तो हैंग है, यहाँ पे हैंग है, और फैन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है ना। Yes, sir. सो रोटेशन एक्सिस क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन इमेजिनरी लाइन। Yes. इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो सेंटर से होके गुजरती है। देखो रोटेशन एक्सिस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर हो, है ना भाई। Yes, अगर sir. आपको ये बॉडी है, कोई इस तरह की बॉडी है, इसको घुमाना है, तो जरूरी नहीं है कि रोटेशनल एक्सिस सेंटर में हो, रोटेशनल एक्सिस यहाँ भी हो सकता है। इस बॉडी को अगर आप इसके अराउंड घुमाओगे तो इस तरह से कुछ घूमेगी ये, Yes, ऐसे। sir. तो एक्सिस, जो रोटेशन एक्सिस होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि Yes. रोटेशनल एक्सिस जो है आपका सेंटर ऑफ मास से होके जाता हो। तो समझ में आई रोटेशनल मोशन क्या होती है? रोटेशनल Yes, sir. मोशन में दो चीजों का एक एक चीज का होना बहुत जरूरी है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक फिक्स्ड इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए जिसके अराउंड बॉडी मोशन में हो, ठीक है, सर्कुलर Yes, sir. मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में। क्लियर? Yes. ओके। अब एक मोशन होती है आपकी ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन को स्टडी कर लेते हैं। ट्रांजिशनल मोशन, देखो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंक्लाइंड सरफेस पे जो आपका मोशन होता है, जैसे ये बॉडी है, कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस पे मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। Yes, sir. तो अब आप क्या पाते हो कि जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है ना। Yes, sir. तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे, उन सब पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, जो वेलोसिटी होगी, मान लो Yes, sir. यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वही इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। समझ Yes. में आई Yes, बात? sir. Yes. इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम होगी, Yes, sir. इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम होगी। Yes. तो ट्रांजिशनल मोशन में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के जितने भी पार्टिकल होते हैं, ऑल द पार्टिकल हैव ऑल द पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे एक सिलेंडर रख दूं तो क्या होगा? ये मान लो एक बॉल ही रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये बॉल मूव कर रही है। क्लियर? तो अभी आप क्या पाओगे कि जो पार्टिकल यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी ये होगी, है ना। Yes, sir. जो पार्टिकल यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, जो पार्टिकल यहाँ पे है उसकी वेलोसिटी ये हो जाए, ये सॉरी ये हो जाएगी। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि एवरी पार्टिकल इज हैविंग द डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, सभी Yes, sir. पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटी है। तो इसमें जो मोशन है वो ट्रांजिशनल मोशन तो है ही है, उसके अलावा एक दूसरी मोशन भी है, ठीक है, Yes. ट्रांजिशनल मोशन प्लस समथिंग एल्स, दूसरा मोशन भी है इसके अंदर, तो उसको हम स्टडी करेंगे बाद में। तो ट्रांजिशनल मोशन का मतलब ये समझ लो कि जो इस पे बॉडी होगी, वो बॉडी रोटेशनल मोशन ना करके सिंपल वो एक लीनियर मोशन में रहेगी, ठीक है। Yes, मतलब sir. इस पे बॉडी ओनली स्लाइड होगी, रोटेट नहीं होगी। तो ऐसी मोशन को कहते हैं हम ट्रांजिशनल मोशन, ठीक है। Yes, sir. सो ओनली वन वन ओनली कह सकते हैं उसको, ओनली लीनियर मोशन, ओनली, या तो इसको कह दो ओनली मोशन इन वन डायरेक्शन,
ठीक है, मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली, Yes. तो उस मोशन को कहेंगे हम ट्रांजिशनल मोशन, वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो ऐसी मोशन को कहेंगे हम ट्रांजिशनल मोशन, मतलब इस पे लुढ़कना नहीं है ये, Yes, इस sir. पे जो है स्लाइड होगा खाली, इस पे रोटेट नहीं करेगा बॉडी। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. ओके। अब रोटेशनल मोशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तो बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जिस पॉइंट के अराउंड ये मूव कर रहा है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, Yes, sir. सेंटर ऑफ रोटेशन। तो एक रोटेशनल मोशन में दो चीजें हैं, फर्स्ट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इमेजिनरी लाइन होती है जिसके Yes. अराउंड चारों तरफ आपका मोशन होता है, और जिस पॉइंट को सेंटर में रख के वो बॉडी मूव करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, Yes, sir. सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक देखो, दो दो चीजें होती है, सेंटर ऑफ मास होता है, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पढ़ा Yes. होगा इसके बारे में आपने, पढ़ा होगा कि Yes. पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है Yes, sir. ना? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कंसेप्ट पढ़ा होगा तुमने। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है? देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो है आपका कि एक ऐसा पॉइंट, कोई बॉडी है अगर आपके पास, उस बॉडी पे एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हम, ये इमेजिनरी पॉइंट है, दिस इज इमेजिनरी पॉइंट। Yes, sir. तो एक पॉइंट ऐसा होता है किसी भी बॉडी पे जिस पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास यहीं पे सेंटर्ड है। ठीक है, Yes, जैसे sir. मान के चलो कि ये मेरे पास ये पेन है, ये पेन देखा होगा तुमने, एक बुक है, बुक को हम एक छोटी सी फिंगर के ऊपर ही पूरा बुक को बैलेंस कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. सो बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखो, सेंटर ऑफ मास पे रखो। जैसे आपका जो आइडेंटिकल शेप्स जितने भी होते हैं, आइडेंटिकल शेप मतलब जो जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्किल हुआ, है ना, Yes, sir. जिनका सिमेट्रिकल शेप होता है, तो सिमेट्रिकल शेप्स जितनी भी होती है उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर में होता है ना? बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समथिंग डिफरेंट देन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ Yes. मास जो होगा आपका शेप का वो बिल्कुल फिक्स रहता है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होता रहता है ना? Yes, sir. जैसे मान के चलो कि एक सिलेंडर है आपके पास, ये कोई सिलेंडर है, इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में है। कब तक? जब तक ये सीधा खड़ा है। अगर ये थोड़ा सा टर्न हो जाता है Yes, sir. तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. समझ की बात? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा बट सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी जो है आपकी, ग्रेविटी हाइट के साथ चेंज होती है। ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ Yes, sir. साथ चेंज होती है। जी की वैल्यू हाइट के साथ इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जी की वैल्यू चेंज होती है। अगले चैप्टर में पढ़ोगे तुम, नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर में पढ़ोगे कि जी की वैल्यू जो है हाइट के साथ साथ वेरी होती है। ठीक है, तो जी इज Yes, sir. डिपेंडिंग अपॉन द हाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी हाइट डाउन हुई है ना? Yes, sir. यहाँ पे मान लो ये 10 मीटर का था, तो इसकी हाइट थोड़ी सी डाउन हो गई यहाँ पे, तो हाइट डाउन होगी तो जी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है। समझ गए बात? Yes, तो sir. ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट। सेंटर ऑफ मास में क्या है कि जितने भी हमारे सिमेट्रिकल शेप होते हैं, सिमेट्रिकल शेप के लिए सेंटर ऑफ मास हमेशा, सिमेट्रिकल शेप जितनी भी होती है हमारी, जैसे आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर भी सिमेट्रिकल शेप है, Yes, और sir. आपका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी सिमेट्रिकल शेप है, सर्किल भी सिमेट्रिकल शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर में होता है। ठीक है,
Yes, sir. मतलब लेफ्ट से भी उतना डिस्टेंस, राइट से भी उतना डिस्टेंस, टॉप से भी उतना डिस्टेंस, बॉटम से भी उतना डिस्टेंस। तो ये कहाँ होगा? ये होगा आपका जो इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल जहां एक दूसरे को कट करेंगे, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में होगा। दूसरा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जो इसके डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे वहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. आखिर सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास आपका है, पहली चीज है कि इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट, पहली Yes. चीज। दूसरी चीज, जो सेंटर ऑफ मास जो होता है आपका, वो ऑन द एक पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्शन सिमेट्री पढ़ा है? Reflection symmetry, sir. हाँ, Yes, sir. क्लास 6th और 7th में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। Yes, sir. रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है कि जैसे हमने ये, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो अगर यहाँ पे मिरर रख दें बीच में, Yes, sir. तो वो मिरर जो है इसको और इसको सेम दिखाना चाहिए। मतलब ये पीछे का आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे मिरर रखने पे आपको ऐसा लगेगा कि शेप पूरी की पूरी है। तो Yes, sir. इसको कहते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ गए बात? Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास, अब ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया और ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे भी मिरर रख दोगे आप, है ना, तो Yes, sir. आपको ये पोर्शन कंप्लीट होता दिखाई देगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? इस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा Yes, sir. इसका सेंटर ऑफ मास। समझ आई बात? Yes, sir. सिमिलरली इसमें ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? दैट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। सर्किल की बात करें तो इसका डायमीटर होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये डायमीटर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ पे कट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? सर 2 ही लाइन से बना के सर हमेशा चेक होता है। हाँ, मिनिमम 2 लाइन चाहिए आपको। रिफ्लेक्शन Yes. सिमेट्री जरूर होना चाहिए। मतलब ये तो मैंने आपको किस चीज के बारे में बताया, जो शेप्स हमारी सिमेट्रिकल शेप्स है। सारी की सारी शेप्स तो सिमेट्रिकल नहीं होती है ना, जैसे ये जो बॉडी मैंने बनाई है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, है Yes, ना? sir. तो इसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है? Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि दो हमारे पास मास हैं, उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है? Yes. Yes. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आज। तो अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक Yes, sir. मास हमारा यहाँ पे रखा है और एक मास हमारा यहाँ पे रखा है। लेट अस से ये m1 है, लेट अस से ये m2 है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है? Yes, ये sir. हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0। ओके। तो अब इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहाँ से x1 है, तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम कि ओरिजिन से x2 है। क्लियर है? Yes, sir. तो अब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा। क्लियर? पहली Yes, sir. चीज, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है आपका बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, वो भी पढ़ोगे आप आगे। ठीक है? ठीक है बाहर। Yes, sir. हाँ, हमेशा सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है कि होता सिस्टम के अंदर ही होता है, सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो सेंटर ऑफ मास सपोज दैट कहीं पे भी है, लेकिन अभी हम उसको यहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है? Yes, sir. तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे, वो कैसे निकलेंगे? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक आपने पढ़ा होगा ना इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला, Yes, sir. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था सर। कोऑर्डिनेट तो नहीं। ज्योमेट्री में, वही Yes, sir. उसी से इसको कोरिलेट कर लो। ठीक है? Yes. तो इसका x कोऑर्डिनेट जो दिया जाएगा वो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट दिया जाएगा इससे। और अगर z कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है
तो M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यस अगर सर। इन दोनों का मास सेम होता है तो क्या होगा? सर इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2, और z की वैल्यू हो जाएगी z1 प्लस z2 अपॉन 2। समझ गए बात? क्योंकि m से m कैंसिल हो यस जाएगा ऊपर से। क्लियर है? तो यस ये हुआ तुम्हारा दो सिस्टम, दो पार्टिकल अगर है तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम पैटर्न तुम्हारा तीन पार्टिकल के लिए हो जाएगा। अगर तीन पार्टिकल हैं तुम्हारे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है, तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट b के हैं x2 y2 और z2, ये c पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 और z3, ठीक है। इस पे मान लेते हैं मास m1 रखा है, इस पे मान लेते हैं मास m2 रखा है, इस पे मान लेते हैं मास m3 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, जो सेंटर ऑफ मास होगा आपका, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल है। इसी तरह से y की वैल्यू आ जाएगी, सो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलर फैशन में z की वैल्यू आ जाएगी m1 z1 m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। तो अब हम इसको एक स्टैंडर्ड पैटर्न दे सकते हैं। अगर किसी सिस्टम के अंदर सपोज दैट n पार्टिकल्स है, ठीक है, तो n पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर क्या कर रहे हैं हम, m1 x1 कर रहे हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं समेशन mi और xi, कहां से लेके i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। समझ में आई बात? यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x। अपोन में भी लिखते हैं m1 प्लस m2, तो अपोन में लिखेंगे हम mi, समेशन mi i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। इसको हमने एक जनरलाइज्ड फैशन में लिख दिया, समेशन mi yi और i की वैल्यू 1 से लेके n तक अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे लिख देंगे हम mi। क्लियर है बात? यस जेड सर। को लिख देंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi zi अपॉन mi समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। क्लियर है? तो किसी Yes, भी सिस्टम के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सिस्टम के कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर उस बॉडी का मास m हो, कैपिटल M हो, इफ बॉडी हैविंग ए मास ऑफ कैपिटल M, अगर उसका मास कैपिटल M है तो m को हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे लिखेंगे mi। कोई डाउट है इसमें? नो सर। भाई सभी पार्टिकल को अगर हम उसको ऐड कर देंगे उसके मास को, तो हमारा मास कितना आएगा? टोटल आएगा कैपिटल M आएगा। क्लियर है बात? यस सर। तो ये क्या है नीचे, दिस इज व्हाट, ये टोटल mi क्या है? mi तो तुम्हारा टोटल मास है ना। यस सर। तो इसको लिख सकता हूं मैं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और mi xi अपॉन m, ठीक है। इसको भी इसी तरह से लिखा जा सकता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और mi yi अपॉन कैपिटल M। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi zi अपॉन कैपिटल M। कोई डाउट है यहाँ तक?
यस सर, क्लियर है ना सब? यहाँ तक क्लियर है सर। यस सर। ओके, चलो अब इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यस सर। अभी तक हमने पढ़ा ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म, अब इसको वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर है, ठीक है, इफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, उसको हमने मान लिया R1, ठीक है, यस सॉरी इसको हम मान लेते हैं, देखो हम क्या करेंगे, कोई एक सिंगल पार्टिकल ले लेंगे, ठीक है, ये कोई बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी में कोई सिंगल पार्टिकल ले लेंगे, यस सर। ठीक है, ये मान लेते यस हैं कि ith पार्टिकल है, ठीक है। अब यस यहाँ पे क्या है, एक हमारा एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया हमारा z एक्सिस, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो ith पार्टिकल है, ith पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है यस सर। ri, ri क्या ले लिया हमने, सपोज दैट हमारा एक्स आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के, इसका ये पोजीशन वेक्टर हमने सपोज कर लिया ith पार्टिकल का, यस सर। ठीक है। यस और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ये है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने सपोज कर लिया कैपिटल R, ठीक है। यस कैपिटल सर। R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्लियर है। और इस यस सर। बॉडी का जो मास है, मास हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल M है, ठीक है। यस सर। तो ये जो R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, समेशन MI RI अपॉन कैपिटल M, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इसको अगर आप अलग अलग कर दो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, देखो यहाँ पे लिखो इसको वेक्टर फॉर्म में, वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 1/m, तो नीचे आ गया। और इसको अगर यस वेक्टर सर। फॉर्म को आप खोलते हो तो क्या बनेगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi, और ri को क्या लिखोगे, ri हो जाएगा तुम्हारा एक्स आई जे प्लस वाई आई जे, सॉरी आई बनेगा यहाँ पे, प्लस जेड आई के, ठीक है। तो अगर इनको कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई अपॉन एम, जो मैंने अभी पीछे बताई थी तुम्हें, ठीक है, यस सर। यही आ जाएगी ना, यस सर। एम आई वाई आई अपॉन कैपिटल M, और z की वैल्यू आ जाएगी समेशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई जेड आई अपॉन एम, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है हमें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। यस सर। चलो अब और स्टडी करते हैं आगे। अब देखो इसको विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका x dm, x की वैल्यू ये आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/m y dm, और z की वैल्यू आ जाएगी 1/m z dm, ठीक है। यस सर। x है किसी पार्टिकल का पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका x कोऑर्डिनेट, ये यस y सर। कोऑर्डिनेट हो गया, और ये z कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो इसका यस वैल्यूज रखते हुए कैसे फाइंड करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/m
और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर आपका, ये कैपिटल आर है, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर वेक्टर फॉर्म में, और यहाँ पे लिखेंगे डीएम। ठीक है, ये हो जाएगी Yes, इसकी वेक्टर फॉर्म। कोई डाउट? नो सर। देखो यहाँ पे क्या करना है, डीएम जो होगा ना आपका, डीएम एक ऐसा वैल्यू आएगी जो एक्स एक्स में होगा, वो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यस सर। एग्जाम्पल नंबर 7.1 पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 7.1 आपकी बुक में दिया है, पेज नंबर खोलो 146। ठीक है, यस सर। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स। थ्री पार्टिकल रखे हुए हैं एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, तो सबसे Yes, पहले हम क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लेंगे कोई ABC। yes sir. तो अब देखो ये चॉइस हमारी है कि हम एक्सिस कहाँ पे मानते हैं। ठीक है, ये Yes हमारे sir. पास चॉइस है, तो हम एक्सिस अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। एक्सिस यहाँ भी मान सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि उसको एक ओरिजिन, एक जो उसका वर्टिसिस है वो ओरिजिन पे ही होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमारी सेंटर, हमारी जो है सुविधा के लिए हमने उसको सेंटर पे मान लिया, ओरिजिन पे मान लिया इसका एक वर्टिसिस। तो इसके एक वर्टिसिस का जो होगा वो, इसको O कह दो मान लो। ठीक है, इस Yes sir. वर्टिसिस को A कह दो, और इस वर्टिसिस को आप B कह दो। ओके, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, vertices of the masses of the particles are 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। देखो उसने कुछ नहीं बताया कि 100 कहाँ रखना है, 150 कहाँ रखना है, 250 कहाँ रखना है, उसको भी आप कहीं भी मान सकते हो। तो हम इसको मान लेते हैं कि 100 ग्राम हमने मान लेते हैं यहाँ रखा है, और दूसरा है हमारा 150 ग्राम। तो 150 ग्राम हमने सपोज करते हैं हम यहाँ पे रख रखा है, और तीसरा है आपका 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम सपोज करते हैं हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी मास को कहीं भी रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, Yes sir. ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर। हर एक साइड उसकी 0.5 मीटर है, 0.5 है। ठीक है, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी एक सिमेट्रिकल शेप होती है, Yes sir. हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका क्या है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होगा, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 Yes sir. कौन m1 M प्लस plus m2 M2 प्लस plus M3. m3। ठीक है, और y Yes sir. की वैल्यू होगी m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। z की वैल्यू आएगी तुम्हारी m1 z1 m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, Yes. ओके। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो इसके कोऑर्डिनेट तो हमारे 0 0 0 0 है। ठीक है, तो Yes यहाँ sir. पे तो कोई इशू नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0 0 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x की वैल्यू 0.5, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। ठीक है, Yes sir. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसको फाइंड करना पड़ेगा। ये कितना है, देखो ये जो इस पे अगर आप मीडियन डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.25, है ना। Yes sir. ये हो जाएगा 0.25, ये x की वैल्यू हुई। y की वैल्यू, इसकी हाइट कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। Yes sir. Yes sir. अगर हम इसको c मान लेते हैं तो OB की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Yes sir. OB क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइपोटेनियस है, Yes और sir. ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है, सॉरी सॉरी यार, ये तो हमें BC तो फाइंड करना है ना। यही सर. Yes. सो BC हमें फाइंड करना है, तो हमारा जो BC इसको हमने मान लिया C, तो BC जो हो जाएगा वो हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर का अंडर रूट। OB स्क्वायर कितना है
वो भी है 0.5 यानी कि 1/2 का स्क्वायर यस सर। माइनस, और ओसी कितना है 0.25 मतलब 0.25। 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/3 रूट। कैलकुलेट कर लो इसको। 1/3 रूट 6। हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा, इसमें 16 तो तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यस सर। 4 - 1, तो ये हो गया √3/4। ठीक है, यस सर। तो ये हाइट आ गई तुम्हारी √3/4, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया √3/4, और जेड की वैल्यू हो गई तुम्हारी 0। ठीक है, तो तुम्हारे यस पास सर। 3 कोऑर्डिनेट हो गए, तीनों कोऑर्डिनेट से वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है हमारा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, सब वैल्यूज रख दो, आगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, काम यहीं तक था बस। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, तो इसको आराम से किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। वैल्यू रख दो बस। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/18। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, सोल्व खुद कर लेना। फाइव यस बाई एट्टीन वाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/3√3, और जेड आ जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, यस। क्योंकि Z1 Z2 Z3 कितना है 0 0 0 है, तो Z 0। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं। क्लियर? यस सर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 7.2। 7.2 एग्जाम्पल क्या कहता है, उसमें फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। कोई अगर ट्रायंगुलर लेमिना है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। मैंने क्या यस। बताया था आपको, सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड होगा। सेंटर ऑफ मास आपका होगा कि ये देखो इसने दिया हुआ है फिगर में, ये एम है, ये एल है, और ये एन है। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका, सबसे पहले हम एम और एम एन जो लाइन है हमारी, एम एन लाइन के पैरेलल हम एक शीट काट लेंगे। इसके पैरेलल हमने एक शीट काट ली, कुछ शीट्स इसके पैरेलल काट लेंगे। ठीक है, यस सर। तो जब हम इसके पैरेलल शीट काटेंगे तो इसके मिड पॉइंट को मिलाना है। ठीक, इनके मिड पॉइंट को मिलाना है। तो मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मीडियन बनेगा। यस सर। तो ये मीडियन बन गई आपकी एल पी। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस पे कहीं पे होगा। अब क्या करना है, लेकिन अब एक लाइन से तो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एल एन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। एल एन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी इसके। ठीक है, यस सर। अब यस सर। इनका सेंटर ऑफ, इनका जो है सेंटर, जो मिडिल पॉइंट है, उस मिडिल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसकी मीडियन बनेगी। यस सर। फिर सिमिलर फैशन में जो एल एम लाइन है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके मिडिल पॉइंट यानी कि एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यस सर। तो जहां वो एक दूसरे को कट करेंगे दैट विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्लियर है ना बात। तो किसी जो ट्रायंगुलर लेमिना होता है हमारा, ट्रायंगुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का तरीका ये है। क्लियर? सर तीनों सर बहुत जगह इंटरसेक्ट करेगी सर। अरे जो तुम्हारी सबसे बड़ी वाली, जो देखो तीनों एक साथ इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगी, जो सबसे बड़ी वाली जो लाइन होगी वो ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि मीडियन। यस सर। ठीक है, वो दो को इंटरसेक्ट करेंगी, छोटे वाली क्या करेंगी, आपस में दो इंटरसेक्ट कर जाएंगी पर तीसरी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यस सर। तीनों कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास। यस क्लियर? सर। यस सर। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 7.3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
इसको देख लो एक बार। तो इसने ये दे दिया है कि मास ऑफ लेमिना इज इक्वल टू 3 kg, और लेमिना हमारा कुछ इस तरह दिखता है, एल शेप लेमिना है, ठीक है, फिगर उसने दे रखा है ऑलरेडी। तो अब ये इसने ये भी दिया है कि इसका जो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट सपोज कर रहे हैं, ये बी पॉइंट सपोज कर रहे हैं, और ये पॉइंट हमारा एफ है, ठीक, और ये पॉइंट हमारा ई है, और ये पॉइंट हमारा डी है, ओके। सो और इसका जो पॉइंट दिया है उसने वो दिया है 20, मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे लेंथ है वो 20 है। यस एफ का सर। जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 02 दिया है, ठीक है। यस सर। ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यस सर। और डी का कोऑर्डिनेट 11 हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट 21 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होती ना, नो सर। ठीक है। और इसका ओके। अब देखो, हम सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि हम इसे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे। ये पूरा शेप दिया है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको एक जो सिमेट्रिकल शेप्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 3 सिमेट्रिकल शेप्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। यस सर। यस सर। क्योंकि हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता यस सर। है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा। तो अगर हम इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसको C3 मान लेते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मास होता है उसका सेंटर में ही होता है। तो एक मास उसका यहाँ पे हो गया, एक मास उसका यहाँ पे हो गया, और एक मास उसका यहाँ पे हो गया, ठीक है। यस सर। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, सेंटर में रहेगा, तो ये कितना होगा 0.5, एक्स कोऑर्डिनेट 0.5, वाई कोऑर्डिनेट 0.5, ठीक है। समझ आई बात। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.5, 0.5, समझ आई बात। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे 3.5, सॉरी 1.5, वाई एक्सिस पे 0.5। तो इसके कोऑर्डिनेट जो C2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1.5, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5। C3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.5, C3 के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0.5, और वाई कोऑर्डिनेट होगा 1.5। समझ में आई बात। यस सर। तो अभी हमने देखो, सबसे पहला काम हमने क्या करा, रेक्टेंगुलर लेमिना, ये जो हमारा एल शेप लेमिना था, इसको हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर लिया। और पार्ट कैसे करे हमने, सिमेट्रिकल शेप्स के। सिमेट्रिकल शेप्स के क्यों करे, जिससे हमें पता होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो उस पॉइंट पे हम पूरा का पूरा मास सपोज कर सकते हैं, है ना। यस अब सर। ये 3 kg की सिमेट्रिकल शीट है, तो यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा इसका, 1 kg, M2 कितना हो जाएगा 1 kg, क्योंकि 3 kg को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। समझ में आई बात। यस सर। तो आपके पास M1 भी है, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 भी है, सारी चीजें हैं आपके पास। तो यहाँ से X की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, X Y और Z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Z तो है नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशनल शेप है, तो X और Y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट। और यहाँ पे भी देखो M1 M2 बराबर है, तो सिंपली हम X की वैल्यू क्या रख देंगे, X इज इक्वल टू X1 प्लस X2/2, और Y हो जाएगा तुम्हारा Y1 प्लस Y2/2, ठीक है। यस सॉरी सॉरी, लेकिन 3 है ना यहाँ पे, तो X3 भी आएगा, नीचे 3 आएगा, Y3 आएगा, नीचे 3 आएगा। क्लियर, 3 बॉडी है ना। यस सर। तो x की वैल्यू रख दो, x1 कितना है 0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2.5/3। 2.5/3 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, यानी कि ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। यस सर। x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू कैलकुलेट करो, 0.5 0.5 प्लस 1.5/3, ये भी इतनी आ जाएगी। यस सर। 5/6, तो 5/6 आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास देखो अब कहाँ होगा,
सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये ट्रायंगल बन गया ना। यस सर। ट्रायंगल कैसा बन गया? राइट डायगोनल। आइसोसेलेस, यस है ना। ये O सर। हो गया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, है ना। C1 यस से सर। C2 का डिस्टेंस कितना है? 1 है। 1 और C1 से C3 का डिस्टेंस कितना है? 1 सर। है। 1 तो हमने क्या बताया था कि इसके मीडियन पे लाई करता है कहीं पे। अब देखो सिमेट्री इसका, ये तो एक आपका सिमेट्रिकल शेप हो गया ना। यस सर। सिमेट्रिकल शेप को यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिरर लाइन हो जाएगी ये। यस सर। तो मिरर लाइन जहाँ पे होती है, अब ये मिरर लाइन पे कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, है ना। यस सर। मिरर लाइन पे भी कहाँ लाई करेगा? जितनी मिरर लाइन इसके अंदर आएगी बॉडी के, यस सर। इसके सेंटर में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5/6 5/6, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा कहीं। क्लियर है? यस सर। तो ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सेकंड्स के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका मिरर लाइन क्या है। मिरर लाइन हमें पता, देखो सिमेट्रिकल शेप है तो मिरर लाइन पता चल जाएगी, है ना। और मिरर लाइन के सेंटर में कर दो बस, वो हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर? यस सर। ये करो क्वेश्चन अभी। ऊपर वाला तो आसानी से हो गया, नीचे वाला और करो। ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, करो उसको। देखो अब यहाँ पे टू पार्टिकल का मास दिया है 100 ग्राम 300 ग्राम एट ए गिवन टाइम ऑफ पोजीशंस। ये इसका R1 R2 दे रखा है और ये V1 और V2 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिंपल हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये आएगा। सो m1 कितना है आपका? 0.1 kg। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.1 kg। r1 है हमारा 2i प्लस 5j प्लस 13k, ठीक है। और प्लस ये आ जाएगा 0.3 kg। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम -6i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन 0.1 प्लस 0.3, 0.1 प्लस 0.3। देखो 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपके पास 2i प्लस 5j प्लस 13k और प्लस बचे, सॉरी माइनस आएगा 3 की 6 में मल्टीप्लाई 18i प्लस 12j माइनस 6k अपॉन 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो फटाफट। तो 2i माइनस 18i माइनस 16i और 5j प्लस 12j, ये बचेगा 17j और 13k माइनस 6k, ये बचेगा 7k, ठीक है, अपॉन 4। तो ये आ गया r का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? x कोऑर्डिनेट आ गया -4, -16/4। y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 17/4। z कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 7/4। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में बताना है तो ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यस सर। सो ये आ गया उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास पूछा है उसने, सेम फैशन में हम वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे, है ना। सो वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी सिमिलर फैशन में m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर लो। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 31i
सिंपल है यार, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, अच्छा, आपसे करा जा सकता है। डाउट था। 31i माइनस 34j और प्लस 15k अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस। ठीक है, सेंटर ऑफ यस मास का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक सर, है। डाउट हो गया था सर। ओके, इजी समझ में आ गया ना। यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सर सर हाँ, आंसर, मेन आंसर क्या हुआ सर? मेन आंसर यही है। ये पोजीशन, ये जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अगर वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर पूछता है, एक्स कंपोनेंट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 31/4, वाई यस। कोऑर्डिनेट क्या होगा -34/4, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 15/4 होगा, ठीक है। एक सर्टेजियन सिस्टम है और एक है तुम्हारा वेक्टर सिस्टम, वेक्टर फॉर्म। ओके, यस इसको करो, इस क्वेश्चन को। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ इन फिगर दिस। इस फिगर में हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास। ये जो पूरी की पूरी शेप हमें दे रखी है, इस शेप को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो सिमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यस सर। तो इसमें ओ जो दे रखा है, अब इस सिमेट्रिकल शेप को हम 1 मान लेते हैं। इस सिमेट्री एक एक ऊपर वाला सिमेट्रिकल शेप बना और एक यस सर। नीचे वाला सिमेट्रिकल शेप बना, ठीक है। यस सर। यस ओ सर। कहाँ पे है इसमें? ओ है तुम्हारा यहाँ पे, ओ पॉइंट उसने यहाँ पे दे रखा है ऊपर की साइड, ठीक है। यस सर। यहाँ कहीं ओ पॉइंट दिया हुआ है, ओ पॉइंट, ठीक है। ये यस ओ सर। पॉइंट से पूछ रहा है कि ओ पॉइंट से उसका सिमेट्री कहाँ पे है, सर। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो देखो, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि सेंटर में होगा। यस सर। इसको मान लेते हैं हम O1, क्लियर। यस एक सर। ये दूसरा शेप है हमारे पास, इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसके सेंटर में। यस सर। इसको मान लेते हैं हम O2। तो अब हमें कहाँ पे काम करना है? हमें एक सेंटर ऑफ मास ये दे रखा है और एक सेंटर ऑफ मास ये दे रखा है, दोनों के बीच का, दोनों का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। मतलब एक मास आपके पास यहाँ हो गया, O1 पे रखा यस सर। है ना। यस ये सर। O1 है और ये हमारे पास O2 है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? M1 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है ना। यस सर। दूसरा हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट क्या होंगे यस इसके? सर। x1, y1 और z1 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2, y2 और z। Z2। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले M1 फाइंड करेंगे, M2 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब यस सर। M1 M2 कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी जो है हमारा, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कितना पर एरिया, क्योंकि ये हमारा एरिया है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। थिक शीट है, ये यस प्लेट है। तो हम इसमें जो मान लेते हैं, लेट पर यूनिट एरिया मास इज, उसको हम मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है। यस सर। पर यूनिट मास एरिया इज सिग्मा। पर यूनिट मास एरिया मतलब क्या है? कि जो आपका मास है, मास होगा इनवर्स। पर यूनिट एरिया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें जो सिग्मा होगा, सिग्मा है आपका मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। यस सर। तो यस मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। यस सर। तो इस ऊपर वाली प्लेट का हम मास फाइंड कर सकते हैं। यस सर। सिग्मा इंटू कितना एरिया है इसका ऊपर वाली प्लेट का? 8 × 2, यस सर। 16 सिग्मा आ गया। यस नीचे वाली प्लेट का, सॉरी ये M1 आ जाएगा ना, ये M1 आएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसका एरिया अगर M1 है, इसका सर। एरिया
M2 सॉरी, इसका मास, सॉरी मास, नोट एरिया, मास। ऊपर वाली प्लेट का मास M1 है, तो M1 आ जाएगा इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया इनटू इसका यूनिट पर एरिया मास, उसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यस यस सर। M2 फाइंड करो, कितना आ जाएगा सर इस रेक्टेंगल का एरिया। तो यस 2 मीटर इसकी विड्थ है और हाइट यस कितनी है इसकी, 6 है। 6 है सर 12। तो 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो आपको पता चल गया कि आपका मास कितना है, M1 की वैल्यू पता चल गई, M2 की वैल्यू पता चल गई। M1 इज इक्वल टू कितना है, M2 16 M2 सर। मोड, और M2 आ गया तुम्हारा 12 सिग्मा। क्लियर है। यस सर। अब हमें फाइंड करना है x1 और y1। देखो z है नहीं इसमें, x1 y1 की वैल्यू फाइंड कर लो, z की जरूरत नहीं है फाइंड करने की। क्लियर। तो x1 y1 फाइंड करना है अब हमें, तो हमें एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा किसी को। ठीक है, यस सर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन जो O1 से भी होके गुजरती है और O2 से भी होके गुजरती है, तो इसको मान लेते हैं हम y एक्सिस। ठीक, यस सर। क्लियर है ना। यस सर। और तो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ सेंटर ऑफ मास को हम मान लेते हैं y डिस्टेंस पे, O से मान लेते हैं ये y डिस्टेंस पे है, यस सर। ये डिस्टेंस हमने मान लिया y। ठीक है, यस O से, तो O से O1 का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यस सर। ये डिस्टेंस है 1 मीटर। और O से O2 का डिस्टेंस कितना है, सर 3 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 5 मिनट। 5 मीटर हो गया। यस सर। सो ये डिस्टेंस हो गया आपकी 5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, यस सर। सो y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, यस सर। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m1 y1 m2 y2 यस सर। अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, सर M1 सर 16 मोड सिग्मा सर। 16 सिग्मा। y1 कितना है, 1। 1 o को अगर हम सेंटर मान रहे हैं तो, ठीक है, o हमारा ओरिजिन है। यस सर। ओके, देखो इस तरह से देख लो, ये o यहाँ पे है, ये o है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, 1 पे, और एक पॉइंट कहाँ पे है, 5 पे। यस ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारी 1 और ये डिस्टेंस है 5। ठीक, यस सर। तो एक मास यहाँ पे रखा है, यहाँ पे M1 रखा है, और यहाँ पे M2 रखा है। ठीक है, इसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है। तो यस सर। M1 y1 प्लस M2 y2, M2 y2 कितना हो जाएगा, M2 कितना है, M2 है 12 सिग्मा, y2 कितना है 5 5। यस सर। तो y2 की वैल्यू रख दो 5 अपॉन M1 प्लस M2, 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा, तो हो जाएगा 28 सिग्मा। सिग्मा सिग्मा कट गया ऊपर से नीचे, यस सर। तो हो जाएगा 16 प्लस 12 अपॉन, सॉरी सॉरी 16 प्लस 60, यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 76 अपॉन 28। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 2.71 मीटर, 2.71 मीटर। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होगा हमारा, वो ओ से कितना नीचे होगा, 2.71 मीटर। क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को करना है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है, समझ आया ना। यस सर। ओके, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे हमारे ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, इनको भी ट्राई करने की कोशिश करो।
तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? इसमें क्वेश्चन में दिया है सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक हमारे पास है सर्कुलर प्लेट, यस सर, कंसेप्ट समझ लो। सर्कुलर प्लेट है और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है उसने? डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बना लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं इसका, हम ओरिजिन मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर दिया है उसने, वो दिया है 56 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, ठीक है। तो 56 सेंटीमीटर की हमारे पास सर्कुलर प्लेट है। अब क्या करते हैं, सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम वन। एक हमने इसमें से 42 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्किल रिमूव कर दिया। यस सर, ठीक है, तो 42 मान लेते हैं, यहां तक है 42 डायमीटर। यस तो सर, ये कितना बचेगा तुम्हारे पास? 12 बचेगा इधर, तो 14 सर, सॉरी 14 सेंटीमीटर बच जाएगा ये, यस ठीक सर, है। तो अब हमने क्या करा, इसमें से एक सर्कल काट लिया 42, सर्कल, इस तरह एक सर्कल हमने यहां से काट दिया, यस सर, ठीक है। ये सर्कल कट गया, ओके। सर्कल जैसा लग नहीं रहा बट उसमें सर्कल ही समझ लो उसको। तो इसका डायमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 42 सेंटीमीटर। यस सर, क्लियर है? तो यस बचा सर, कितना? ये वाला पोर्शन बच जाएगा जिसको 14, मैं ये कर रहा हूँ, यस सर, शेड में, शेडेड पोर्शन हमारा रह जाएगा। तो अब वो पूछ रहा है कि जो अब बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। यस सर, तो जब इसको हमने नहीं काटा था तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था? यहाँ पे था, यस सर, ओ पे, यस ठीक है। सर, और जो हमने पोर्शन काट लिया उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में रहेगा, यस सर, उसका सेंटर मान लेते हैं O1 है। और मान लेते हैं कि जो पोर्शन अब बचा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास O2 पे हो जाता है, ठीक है। सर, अब यहाँ, O2 हाँ O2 ये सर, पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो जो बचा हुआ पोर्शन है उससे बाहर सेंटर ऑफ मास हम सपोज कर रहे हैं, कहीं भी हो सकता है भाई। O2 यहाँ भी हो सकता है, O2 यहाँ भी हो सकता है, O2 यहाँ भी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये O2 यहाँ पे है, O2 कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, यस क्योंकि ये सर, सिमेट्रिकल फिगर है ना। यस सर, ये यस सर, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके ऊपर भी फिगर ऐसा ही है, इसके नीचे भी फिगर ऐसा ही है। तो इस लाइन पे ये है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यस सर, तो यस इस सर, फिगर पे कहीं भी हो सकता है ये, ओके। यस सर, तो अब O1 की वैल्यू कितनी है? सर, O1 है सेंटर ऑफ दिस रिमूव्ड सर्किल, है ना। यस सर, तो तुम्हारा AO1 कितना है? AO1 कितना है तुम्हारा? 21 सेंटीमीटर। यस सर, और AO कितना है? सर, AO सर 28 सर, 28 सेंटीमीटर है। यहां तक कोई यस सर, डाउट? नो सर, ओके। अब हम बिल्कुल पहले की तरह ही हम फाइंड कर लेंगे इसका जो है पर यूनिट एरिया कितना मास है, यूनिटी, ठीक है। यस, तो पर यूनिट एरिया मास हम सपोज कर देते हैं वही सिग्मा। यस सर, लेट पर यूनिट एरिया मास ऑफ द प्लेट, मास ऑफ द प्लेट इज सिग्मा, ठीक है। तो यस अब सर, इसका जो एरिया होगा उसका मास उसके हिसाब से होगा, और इसका जो एरिया होगा उसका मास उसके हिसाब से होगा। यस सर, तो M1 कितना आ जाएगा भाई? M1 आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा इंटू इसका एरिया, यस सर, जो प्लेट तुमने काटी है उसका एरिया। यस तो सर, काटी हुई प्लेट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यस सर, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? 21/2। यस सर, 21/2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सर, यस सर, M2 कितना हो जाएगा? M2 देखो पूरे सर्कल का एरिया माइनस
ये सर्कल का एरिया है ना। यस यस सर। तो देखो सिग्मा तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा तो कॉमन ले लेता हूँ। पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यस सर। तो आर कितना है 28, यस अपॉन 2 सर। 28 ही तो रहेगा रे। पूरे सर्कल का डायमीटर 56, अच्छा तो यस सर रेडियस यस सर। यस सर सर यस। तो 28 स्क्वायर माइनस पाई, और ये एरिया सर माइनस करेंगे सर। हाँ तो 21/2 का स्क्वायर। समझ में आई बात। M1 M2 सर कैसे फाइंड करा। सर 21/2 क्यों किया है सर? वो तो रेडियस है सर। सॉरी सॉरी है 21/2 नहीं है, 21 ही रहेगा। रेडियस रेडियस कंसिडर कर लिया ना। यस हाँ, सर। 2 ठीक है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये हमारा आ गया M2। क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे जो एक चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो दो बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास ये वाली जो हमने रिमूव करी है, दूसरी बॉडी है हमारी ये वाली जो बची हुई है। तो दोनों का जो मूवमेंट होगा ओ के रेस्पेक्ट में वो मूवमेंट होगा सेम, मूवमेंट की वैल्यू होगी बराबर। ये चीज हमें ध्यान रखनी है बस। ये चीज यहाँ पे यस समझने सर। वाली है कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ठीक है, जो रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है बस कि M1 इंटू O1 O इज इक्वल टू होगा M2 इंटू O2 O। ठीक है, यस सर। ये चीज ध्यान रखनी। ये क्या है तुम्हारा, ये है मूवमेंट ऑफ M1 बॉडी, ये है मूवमेंट ऑफ M2 बॉडी यस अबाउट पॉइंट O। ठीक है, यस सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मूवमेंट ऑफ बोथ द बॉडी विल रिमेन सेम अबाउट O। O के अबाउट जो है दोनों का मूवमेंट सेम रहेगा। क्लियर। यस यस सर। तो यहां से तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा इसका, O2O का वैल्यू आ जाएगा। पता नहीं ना वो चीज तुम्हें। O2O आ जाएगा तुम्हारा M1/M2 इंटू O1O। वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दोगे तो ये यस सर। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई ये M1 M2 की वैल्यू रखोगे, O1O की वैल्यू तुम्हें पता है। यस सर। ठीक है, यस O1O की वैल्यू कितनी है, सर। O1O अरे O की O A O कितना है, माइनस कर। A O है तुम्हारा 28 यस सर तो और A O1 है तुम्हारा 21, तो 7 आ सर। जाएगा ना। यस सर। क्लियर है। यस सर। तो यहां से लिख सकते हो तुम कि O1O इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो उसको कैलकुलेट किया तुमने, O2O कितना आ गया, O2O आ गया तुम्हारा 9 सेंटीमीटर। यस सर। आ गया आंसर। यस सर। बस क्लियर, यहाँ से चीजें क्लियर है। अब सिमिलर फैशन में तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करना है, स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। नीचे वाला। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके अभी हमें फाइंड करना है सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास M एंड लेंथ लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोड। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोड बना लेते हैं। यस सर। एक रोड हमने बना ली। तो अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। वैसे तो हमें पता है कि ये रोड जो है यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर में ही इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, है ना। इसका यस सर। लेंथ उसने दे रखा है L, रोड का यस सर। लेंथ है L, और इसका टोटल मास है M। ठीक है, तो L मीटर लेंथ का मास M है, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, सर L/M। L/M/N M सर। सर।
ठीक है, तो मास ऑफ 1 मीटर लेंथ कितना आ जाएगा? L upon M sir. M/L। ठीक है, Sir. मास ऑफ L मीटर लेंथ। L मीटर लेंथ का मास M है, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा? M/L L होगा। sir. ठीक है, Yes sir. ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं छोटी सी। स्ट्रिप की विड्थ ले लेते हैं हम dx। Yes sir. ठीक है, dx इसकी विड्थ ले लेते हैं, तो dx विड्थ का मास कितना होगा? Sir, MX DMD. कितना हो जाएगा? M/L भाई, 1 मीटर का मास कितना है उसमें dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा, Yes sir. तो ये आ जाएगा तुम्हारा मास ऑफ DX width. dx विड्थ। ठीक है, अब Yes. dx का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लो बस। क्लियर? Yes sir. तो dx का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि dx जो स्ट्रिप है, इसकी dx स्ट्रिप के अंदर ही सेंटर ऑफ मास है, तो एक छोटी सी स्ट्रिप हमने कंसीडर कर ली है। अब इस स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन से। Yes. क्या बताया था? 1/m और x dm, ये बताया था ना? Yes sir. क्लियर? Yes sir. तो dm कितना है? इस छोटी से जो छोटा सा मास है हमारा, छोटी सी जो स्ट्रिप है, इसका मास कितना बताया हमने? dm क्या है? dm इज Small mass sir. स्मॉल मास, स्मॉल मास ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, Yes sir. तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/m x। अब देखो, स्मॉल मास के लिए हमने लिया है, और अगर हमें ये पूरे मास के लिए लेना हो तो लिमिट कितना लगा देंगे? 0 से लेके l। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 0, और यहाँ पे लेंथ कितनी है? l। L. तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to l। L. x की Yes. वैल्यू, x तो तुम्हारा यहीं पे आ जाएगा ये। ठीक है, Yes. Yes dm sir. कितना है? dm है तुम्हारा M/L dx। ये dm रख दिया। Yes sir. अब यहाँ पे देखो, m से m कैंसिल हो जाएगा, Yes sir. l को बाहर ले लो, Yes sir. ये बचेगा x DX. dx। लिमिट है तुम्हारी 0 से लेके l तक। Sir. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो, So. L²/2 Yes sir. लिमिट, सॉरी x²/2, तो आंसर आ जाएगा सर भाई। 0 to l। Yes. तो इसकी जब लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा L²/2। 2 sir. Yes. l से एक पावर l की कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? L/2। 2 sir. L/2 मतलब इसके सेंटर में, l पूरी लेंथ है, इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ट्रू हो गया। Yes sir. अब सिमिलर फैशन में हमें एक हेमीस्फेयर है हमारे पास, हेमीस्फेयर का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, Yes sir. तो बिल्कुल सिमिलर फैशन है, उसको मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये हो गया हमारे पास हेमीस्फेयर। ठीक है, तो हमें Yes करना sir. क्या है कि हेमीस्फेयर का एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है। मान लेते हैं ये हमने इसका छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। क्लियर? Yes sir. और इसकी विड्थ ले ली हमने dx। कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आराम से सोल्व हो जाएगा। और इस dx का हमें dm फाइंड करना है सबसे पहले, है ना? Yes sir. तो अब इसका जो देखो, हेमीस्फेयर में वॉल्यूम होता है ना? Yes sir. तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। Yes sir. ठीक है, Yes. तो अब इसका जो हमें सबसे पहले फाइंड करना है, इस स्ट्रिप का मास, है ना? Yes sir. dm।
तो डीएम किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इनटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, ओके। डेंसिटी कितना होगा? सॉरी, पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल लो। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई स्ट्रिप का? वॉल्यूम इज डीवी। इक्वल टू होगा एरिया इंटू, अब ये देखो, ये आपको जो ये दिख रही है स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कैसी होगी? सर्कुलर होगी ना? यस सर। ये एस। स्ट्रिप ऐसी होगी भाई, है यस ना? सर। अब इस स्ट्रिप का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम कैसे बताओगे? इसका बेस कितना है, बेस का एरिया, यस सर। और बेस का एरिया एंड इसका विड्थ कितना है, उसका यस। मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये होलो यस। नहीं होगी, ये जो होगी होलो नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये हेमीस्फेयर है। तो हेमीस्फेयर में से एक छोटा सा पोर्शन हमने कट करना है, ठीक है? यस सर। तो एक बनेगा हमारे पास, ऐसी एक फिगर बनेगी जिसमें विड्थ भी होगी। ये सर्किल नहीं है, इसमें विड्थ भी है। यस। यस जैसे सर। मान लो एक बॉल है आपके पास, उस बॉल में से एक छोटा सा पोर्शन आपने चॉप कर दिया, यस सर। उसको ऊपर से चॉप कर दिया, नीचे से चॉप कर दिया, छोटा सा पोर्शन हमने निकाल लिया उस बॉल में से। यस सर। उसको इमेजिन करो, 3D पिक्चर इमेजिन करो उसकी। तो एक आपको शीट मिलेगी, है ना? यस सर। उस शीट की विड्थ ली है हमने dx, तो वो शीट कैसी होगी आपकी? सर्कुलर होगी। यस सर। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसका बेस का एरिया फाइंड कर लेंगे, यस इनटू उस विड्थ, उसकी जो विड्थ है उस विड्थ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है? तो अगर इस स्फीयर का डेंसिटी हमारा रो है, यस सर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका बेस का एरिया इनटू इसका विड्थ। ठीक है? अब यस बेस सर। का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये यहाँ पे सेंटर, सेंटर ये जा रहा है यहाँ पे, तो ये जो रेडियस है वो हमें आर दे रखी है। ओके, यस सर। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी ये, मान लेते हैं वाई, इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, है ना? तो पहले हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यस सर। क्योंकि वाई की वैल्यू आर के बराबर नहीं होगी, यहाँ पे इसकी रेडियस कम हो जाएगी, है ना? यस सर। ओके, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये है y और ये है हमारे पास x, ठीक है? और ये कितना है? ये है r, है ना? यस सर। तो y की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस से? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? यस सर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, बेस का एरिया, पाई वाई स्क्वायर यस सर। इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा वॉल्यूम। डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे लिखो रो पाई, वाई की जगह पे लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और डी एक्स। समझ आई बात? ये हो जाएगा तुम्हारा डीएम। क्लियर है? फिर सिंपल कंसेप्ट से हम इसका एक्स निकाल लेंगे, एक्स सी एम आ जाएगा तुम्हारा 1/m। रेडियस इसकी कहां से कहां तक है पूरे की? 0 to r। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रही है? 0 to r। यस सर। ये आ जाएगा एक्स डी एम, वैल्यू रख दो बस इसमें। यस सर। 1/m 0 to r, dm की x तो आपका एज इट ई इज है, dm पाई। की वैल्यू ई पाई। रो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और dx। ठीक है? जो यस कांस्टेंट सर। टर्म है उसको बाहर लेके आ जाओ, तो रो रो पाई। पाई अपॉन एम, ये कांस्टेंट टर्म है, 0 to r, और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और dx। ठीक है? यस अब इसका सर। आपको सिंपल एक फॉर्मूला होता है, एक्स, एक एक्स भी है भाई यहाँ पे,
ये वाला x भी है, क्यों सर? वो भी। x भी तो है। यस सर, बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। यस सर। सर तो ये देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये हट जाएगा ना, अंडर रूट। यस सर। हट जाएगा तो अंडर रूट यहाँ से हम हटा देते हैं। तो इसको सिंपली हम लिख लेते हैं रो पाई अपॉन एम 0 to r। तो ये हो जाएगा r² x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका यस हमें करना है इंटीग्रेशन। यस तो इसका इंटीग्रेशन कर लो सिंपल, रो पाई अपॉन एम r²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r² तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3। ठीक है, यस सर। सर वो और 0 to r लिमिट। हाँ बताओ। सर 0 to r वही बोल रहा था मैं। ओके, तो फाइनल आंसर लिख दूं बस। यस सर। फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/8 r। ओके, यस सर। तो 3/8 कहाँ से कैलकुलेट होगा, ओ से कैलकुलेट होगा। यस सर। यही वैल्यू है ना। एक्स क्या है, एक्स है इस एक्स इस पे एक्स की वैल्यू। तो जहां पे भी 3/8 होगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे होगा, अगर ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो ओ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/8 r। ठीक है, यस सर। सिंपल है, कर सकते हो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस। यस सर। मेनली क्या है, इसमें डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यस सर। तो एक होमवर्क छोड़ देता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। यस सर। तो उसमें क्या करना है हमें, इसमें थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यस। ठीक है, यस सर। एक हमारे पास राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है, ये कोन है हमारे पास। यस सर। तो इस कोन का हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसका रेडियस है r, इसका यस ये सर। डिस्टेंस है हमारा r, रेडियस r है। ठीक, तो हमें करना क्या है, इसकी हाइट भी दी है उसने h इसकी हाइट दे रखी है। तो हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क लेनी है। यस ठीक, सर। समझ गए। इस डिस्क का जो विड्थ है वो मान लेते हैं हम dx। यस। ओके, अब मान लेते हैं कि ये कितनी हाइट पे है। अगर ये आपका h हाइट है टोटल, तो हम मान लेते हैं इसको कि यहाँ सेंट, देखो इसको एक्सिस मान लो सबसे पहले। तो ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। ठीक है, यस सर। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हमने मान लिया कि एक्सिस से जो है y डिस्टेंस पे है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस y हो जाएगी, ये वाली। क्लियर है। यस सर। तो इसका वॉल्यूम हमें फाइंड कर, देखो अब इसमें क्या है, dx नहीं लेना पड़ेगा हमें, हमें लेना पड़ेगा dy। y मान लिया ना हमने ये, यस सर। तो dy लिखना पड़ेगा। उस जो हमने शीट काटी है उस शीट की विड्थ कितनी है, तो विड्थ क्या हो जाएगी, dy हो जाएगी। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे dm की वैल्यू निकालोगे, dm क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो मान लेते हैं रो है ना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा तुम्हारा इस सीट का एरिया, एरिया कितना होगा, इस सीट का रेडियस कितना होगा, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। यस सर। हाँ, तो उसको जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यस। थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा। आई होप कि लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस अर्ली मिल सके, टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग मेकर।